किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों क्लास 10th का हम सेट पेपर 3 तक सभी का आप लोग का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो आज हम सेट 4 शुरू कर चुके हैं, हिंदी का करवा दिए हैं। और कोई भी चैनल हमारे जैसा आप लोग को आंसर की नहीं दे रहा है, सभी सॉल्यूशन हमारे चैनल के बेस्ट रहते हैं। ठीक है, हमारा चैनल काफ़ी पुराना है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं बता दूं कि नव आभा भी चैनल सब्सक्राइब आप लोगों को कर लेना है, उसमें भी आंसर की और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग देरी ना करते हुए नव आभा जो चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। NAVAABHA ये बोर्ड आभा है, दूसरा चैनल है नव आभा, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा बता दो बच्चों कि आज हम सेट 4 कंप्लीट करने आ रहे थे। चलिए 90 मिनट्स का रहेगा, 40 आपके अंक के रहेंगे, सभी एक नंबर के रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और मैं आपको बता दूं कि सभी बच्चे टेलीग्राम में जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी टेलीग्राम में जुड़ते चलिएगा। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। 2 टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो में दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना आप लोग के लिए मस्ट है। बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना आप लोग के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे सभी चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हो तब नाम लिख के सर्च करना, जुड़ जाओगे। नाम लिख के सर्च भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण बनता है। परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो ये आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग चित्र पहले बनाना सीख लीजिए। आप लोग के यहाँ पे अभिलंब रहता है, ठीक है, बीच में अभिलंब, और यहाँ से एक आपतित किरण गिरा और परावर्तित किरण हो गया है ना, आपतित किरण, ठीक है, और ये परावर्तित किरण, दोनों के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री। तो इधर जानते हो गए आप लोग कि I=R होता है, तो I=R, तो अगर 90 दोनों मिला के है तो आधा ये होगा x और ये x, तो 2x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, समझ रहे, आधा ये और ये आधा ये। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 90 में 45 ये खा गया, 45 ये खा गया, तो 45 डिग्री हो जाएगा परावर्तित किरण। क्योंकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण को ही हम कहते हैं परावर्तन कोण, ये वाला कोण और ये वाला आपतन कोण। तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रकाश चैप्टर में जो आपका बनाया जाता है, ये वाला जो आपको चित्र बना हुआ रहता है दर्पण से, तो आपको कहाँ पे फोकस किसको कहते हैं, फोकस यहाँ होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या R होता है, यहाँ पे जो होता है ध्रुव होता है। तो वो सारी चीज़ आप लोग याद रखें, और इसको जो बोलते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, जो ये वाला गया है। ठीक है, उसी तरह से लेंस के केस में ये प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, वो पूछा जाता है। देखो यहाँ पे वही चीज़ें पूछ रहा है कि ध्रुव मतलब कि ध्रुव यहाँ, और वक्रता केंद्र अभी मैंने बताया कि R यहाँ रहता है, ये F रहता है। तो वक्रता केंद्र त्रिज्या सभी एक साथ जाएंगे फोकस को लेते हुए। तो ये मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष कहेंगे तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने जो बता रहा हूँ वो आप लोग समझते जाइए। अभी मैंने याद कराया दिया तो उसको याद कर लीजिए, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे देखो, प्रकाशिक केंद्र से ही पार होता है वहाँ पे मुख्य अक्ष लेंस के केस में। आगे देखो, यदि F का मान आपको दे दिया तो R का मान पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि क्या होता है कि F=R/2 हो जाता है। ठीक है, तो F का वैल्यू जब 16 दिया है तो 16=R/2 कर दो सीधा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में 1 छिपा रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R= कितना हो जाएगा, R=32 सेंटीमीटर आप लोग का आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। फोर्थ नंबर पे देखो बच्चों क्या पूछ रहा है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए। आप लोग को बताया था मैंने कि अवतल दर्पण और कोई भी उत्तल दर्पण सभी का किरण आरेख खींचना आप लोग को आना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देखिए फोकस और जब वक्रता त्रिज्या कि यहाँ पे रखा जाता है कि ध्रुव और फोकस के बीच में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर हमें सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये सभी आप लोग को किरण आरेख खींचना आना चाहिए, तभी याद रहेगा, नहीं तो रटोगे कभी याद नहीं रहेगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है।
तो मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण और क्या बोलते हैं उसको, अवतल दर्पण, दोनों का उपयोग आपको याद रख लेना है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, आप लोग को याद रखना है, क्योंकि चेहरा देखने के लिए आपको वो नहीं रहता है, जो बाइक के किनारे रहता है वो चेहरा देखने के काम में आप लोग ला सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं रहता है। एग्जैक्ट चेहरा देखने का काम में वही आता है जो समतल दर्पण होता है, जितना बड़ा चेहरा रहता है उतना ही दिखता है। गाड़ी के साइड मिरर में आप अपना चेहरा देखना थोड़ा छोटा दिखेगा। फिर गाड़ी की हेडलाइट से तो आप लोग को पता होगा कि वहाँ पे अवतल दर्पण लगता है, सूक्ष्मदर्शी में भी यूज नहीं होता। तो देखिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कैसे यूज होता है मैं समझा देता हूँ। बाइक चलाते होगे तो साइड में आप लोगों को 2 मिरर रहता है ऐसे, तो वो उत्तल दर्पण रहता है बच्चों, है ना। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन द अपीयर, वहाँ पे देखिएगा लिखा रहता है द ऑब्जेक्ट्स, है ना, द ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन द अपीयर। यहाँ पे मतलब इसका क्या समझते हैं, वो फ्रेज जो लिखा हुआ रहता है, वो फ्रेज का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट पीछे आपको दिख रहा है, जो भी आपको पीछे गाड़ी के पीछे जो गाड़ी दिख रहा है या आदमी दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो जितना दूर में दिख रहा है उससे सामने ही है। वो एक तरह से वार्न करता है, आपको वार्न कर रहा है कि आप वार्न करना मतलब समझ के आपको चेतावनी दे रहा है। बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस है कंट्री, कनाडा है, बहुत सारे कंट्री, फिर इंडिया भी हो गया, तो उसमें साउथ कोरिया हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से ये आपको वार्निंग के तौर पर शीशे में ये लिखना मतलब कि लिख दिया जाता है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो आप लोग शीशे के किनारे देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि जो 100 मीटर में गाड़ी दिख रहा है, ट्रक, वो 100 मीटर की दूरी में, वो समझिए कि 70 से 80 मीटर की ही दूरी पे है आपको, ठीक है। तो आप लोग को ये मिस्टेक हो सकता है, कभी भी आप लोग गाड़ी जब टर्न लेते हो मोटरसाइकिल, तो ये ध्यान देना कि जो थोड़ा सा ज़्यादा दूर दिखे तभी आप दाएं अचानक लेना, मोड़ लेना। नहीं तो जो गाड़ी अगर सामने दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मतलब कि शीशा में लग रहा है कि थोड़ा पीछे है, तो वो समझिए थोड़ा पीछे नहीं, मतलब कि बहुत कम पीछे है, मतलब वो आपसे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान देनी, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है इसीलिए। तो ये आपको एक कॉशन के तौर पर लिखा हुआ रहता है, आपको वार्निंग दिया जाता है, तो आपका साइड मिरर के रूप में, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, जेल में सिक्का डालने पर वो अपनी वास्तविक स्थिति आप लोग देखते हैं, जब ऐसे आपको किताब में चित्र बना हुआ है कि सिक्का यहाँ रहता है, तो आप लोग को यहाँ पे आँख से देखता है, तो वो आपको यहीं से आपको इसका बन जाता है प्रतिबिंब, है ना। तो वो सिक्का क्यों ऊपर उठा हुआ दिखता है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक के कारण आप लोग का जो ऐसे जो दृष्टि जाता है वो वहाँ पे उथला बन जाता है, उथला के होने के कारण आपको सिक्का ऊपर दिखता है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती। आप लोग सभी को याद होगा कि लेंस का ऐसा रहता है जो चित्र, तो यहाँ पे जो केंद्र होता है वो प्रकाशिक केंद्र होता है, और वहाँ से लाइट टच अगर पार होता है, क्रॉस करता है, तो कहीं पे भी किसी भी तरह का वहाँ पे आपको विचलन नहीं दिखेगा, सीधा का सीधा क्रॉस कर जाता है, चाहे कोई भी डायरेक्शन में आप लोग डालो, ठीक है। तो आप लोग का प्रकाशिक केंद्र हो कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि चित्र भी बनता है तो ऐसे बनता है। उत्तल दर्पण में यहाँ डालोगे तो ऐसे करके सामने हो जाएगा, यहाँ पे डालोगे ऐसे सामने जाएगा, लेकिन बीच वाला सीधा निकल जाता है। उसी तरह से अवतल दर्पण में भी देखे होंगे कि ऐसे ऐसे रहता है, तो यहाँ पे जब डालोगे तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे डालोगे तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग याद रखना कि प्रकाशिक केंद्र में मुख्य पथ से विचलन नहीं होता है। आगे देखो, उत्तल लेंस को अभी सारे लेंस क्यों बोलते हैं, देखो सभी जितने भी आपको किरणें आती हैं वो आपको देखते होंगे कि एक जगह मुड़ के एकत्र कर देता है, जमा कर देता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में चलिए हम लोग देखते हैं। 8 का आपका ए हो गया। नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, पुतली। आप लोग सुने होंगे कि जब आप अंधेरे में जाते हो, जब आप अंधेरे में जाते हो तो आपकी पुतली की साइज बड़ी हो जाती है, ठीक है। आप लोग धूप से अचानक अगर जाओगे, धूप में आपको पता होगा कि पुतली छोटी हो जाती है। जब धूप से अचानक अंधेरे में जाते हो तो इसीलिए सारी चीज़ आप लोग को दिखती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पुतली सिकुड़ी हुई रहती है। पुतली सिकुड़ी हुई रहती है तो अचानक वो आपको नहीं दिखा सकती कोई वस्तु को, ठीक है। क्योंकि अंधेरे को देखने के लिए, अंधेरे में किसी वस्तु को देखने के लिए आपको पुतली को फैला हुआ होना जरूरी है। तो नेत्र के कौन सा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, तो पुतली। तो 9 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। मैंने जो बताया इतना लंबा इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पूरा कहानी याद रहेगा, तो आंसर भी याद रहेगा। निकट बिंदु पूछ रहा है सामान्य नेत्र का, 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूर बिंदु मैंने बताया था पिछला क्लास में कि अनंत होता है, तो यहाँ पे नज़दीक बिंदु पूछ रहा है तो 25 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि 25 सेंटीमीटर जो आपका निकट बिंदु होता है वो वयस्क लोगों के लिए होता है, बड़े लोगों के लिए होता है, ठीक है। छोटे बच्चों का इससे समीप ही रहता है, ठीक है। छोटे बच्चों का 25 की जगह 15-20 ही रहता है, उन लोग को और भी सामने से साफ दिखता है। तो छोटे बच्चों का आंख ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उनका समंजन क्षमता ज़्यादा होता है, तो उनका सामान्य नेत्र आपका 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है निकट बिंदु, याद रखिएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब, ये वयस्क लोगों के लिए है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं जरा दृष्टि दोष। तो देखिए आप लोग को मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष,
जहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष में निकट वाली चीज़ें दिखती, दूर वाला नहीं दिखता है। तो उसका मैंने पिछले बार बता दिया था कि कौन सा मतलब कि लेंस लगता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल लेंस लगता है ना, जो कि ध्रुवी होती है, तो वहाँ पे आपका ये यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जरा दृष्टि दोष होने के कारण क्या है। तो होने का कारण क्या है इसमें कि आपकी समंजन क्षमता घट जाती है। तो 12 का डी ऑप्शन आप लोग का एकदम सही हो जाएगा, 12 का डी। ठीक है, कौन सा लेंस से दूर किया जाता है मैंने बता दिया, द्विध्रुवी बाइफोकल लेंस। आगे देखिए 13 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, द्विध्रुवी मतलब जिसमें उत्तल और अवतल दोनों हो। ठीक है, और उसी तरह से याद कर लीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष और क्या बोलते हैं उसको, निकट दृष्टि दोष, दोनों में कौन कौन सा लेंस होता है यूज, वो भी याद रखना है। 13 नंबर देखिए पूछ रहा है कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। तो आपको पता होगा ये समंजन कहलाता है। ठीक है, और जितना सख्ती से कर सकता हो उसको समंजन क्षमता कहते हैं। आगे देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो संतुलित करने के लिए आपको मैंने बता दिया था कि इधर का भी जितना अणु है सभी का और इधर का भी आप लोग मैच कर लीजिएगा मिला के। तो देखिए यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है, ये गलत हो गया। सेकंड नंबर देखो 3Fe है, यहाँ पे भी Fe3 है, चलो सही है। लेकिन आगे देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, ये भी गलत हो गया। थर्ड में देखिए Fe3 है, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, पीछे भी कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे मतलब लोहा 3 है। इसके बाद देखिए H2O का 4 है, मतलब कि हाइड्रोजन 8 है, 4 दूना 8, तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 मतलब 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये करेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए 4 डी नंबर ऐसे भी मिला के देख लेता हूँ। 3Fe यहाँ पे 3Fe है, चलो ठीक है। H2 यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ 4 8 है, H2 है, तो ये आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। आगे देखिए दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब आपको बताया था जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन हटता है। तो यहाँ पे देखिए पहले उपचयन पूछ रहा है तब अपचयन, तो उपचयन वाला को पहले लिखेंगे, तो उपचयन किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए उपचयन पूछ रहा है, तो अपचयन पूछ रहा है, तो अपचयन आपका CuO का हो रहा है। तो इसका कौन वाला आंसर मैच कर रहा है, देखिए तो ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है। याद रखिए जब उपचयन पहले बोलेगा अपचयन, तो पहले उपचयन देखेंगे तब अपचयन, है ना, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा आप लोग को, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये ऑप्शन मार दीजिएगा बहुत सारे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले में उपचयन पूछ रहा है तब अपचयन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक तरफ अभिकारक रहता है जो रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन करके फिर उत्पाद बनाता है, तो इधर अभिकारक होता है बच्चों, तो अभिकारक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कोई भी तरह का ह्रास या किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं होता है। ये याद रखना है कि जितना इधर अभिकारक में आपका जितना रहेगा कुल द्रव्यमान उतना भी आपका उत्पाद में ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो 18 नंबर में क्या पूछ रहा है। 18 नंबर में आपको पूछ रहा है कि CH4 प्लस से 2O2 ये जो बन रहा है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पे ऊर्जा निकल रहा है, तो ऊर्जा जहाँ पे भी निकास होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये ऊष्माक्षेपी हो जाता है, तो ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऊष्मा सोचे जहाँ पे वो ऊष्मा को लेगा और विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आपका 18 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 में देखो क्या पूछ रहा है कि एक कुछ भी है उसके बाद अम्ल जुड़ा हुआ है और क्या बनता है आपका 19 नंबर में हम लोग चल रहे हैं ना, 19 का चलिए देख लेते हैं। तो एक कोई चीज़ है उसके बाद अम्ल इसमें जुड़ा हुआ है और फिर लवण जुड़ा है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। ठीक है, तो कौन सा चीज़ अम्ल से रिएक्शन करके ये बना है, तो कार्बोनेट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रिएक्शन इसका बना के घर में देख सकते हैं, बहुत सारे आप लोग को जितना भी किताब में रिएक्शन है सभी में से किसी से भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनेट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला, देखिए नीला से लाल किस में होता है, नीला से लाल होता है जब अम्ल डाला जाता है। तो इसमें से देखना है कि कौन कौन वह अम्ल नहीं लाल नहीं हो जाएगा, मतलब कौन सा अम्ल नहीं है वो चेक करना है, नहीं तो सब अम्ल तो लाल कर देगा। तो देखिए यहाँ पे HNO3 है, तो ये आपका अम्ल ही है। ठीक है, H+ आयन देगा। CH3COOH ये भी एक तरह से आपका बहुत ही वीक एसिड है, मतलब कि कमजोर एसिड है, लेकिन है मतलब कमजोर अम्ल है हिंदी में बोले तो। और HCl आपका ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि मतलब कि थोड़ा सा तनु अम्ल नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छा अम्ल है, मतलब कि गाढ़ा अम्ल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे NOH जो आपका क्षार है तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये आपको नीला का नीला ही रखेगा, लाल नहीं करेगा, ये आपका अम्ल नहीं है। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो देखो क्रिस्टलीकरण का जल जब उपलब्ध रहेगा तो उसका अणु उपलब्ध रहेगा, 5H2O यहाँ पे देखिए उपलब्ध है, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी ये आपका जितना भी क्वेश्चन इस तरह का रहता है आप लोग सभी पांचों मॉडल सेट पेपर का कंप्लीट करके जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देखिए Na2CO3 आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन में ये दिया है तो यही मार के आ जाना। आगे देखो क्या पूछ रहा है 23rd में।
ठीक है, कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शन करता है क्योंकि H+ आयन उसमें उपस्थित होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जल की उपस्थिति में वो अपना H+ आयन क्या कहते हैं उसको उपस्थित रहता है, जिसके कारण वो अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित कर देता है। आगे देखिए, पदार्थ ABCD में सभी का pH वैल्यू दिया है, किसमें से क्षारक कौन है। पिछले बार में हमने अम्ल देखा था, मैंने आपको बताया था कि 7 से इधर अम्ल होता है पीछे और इधर आगे क्षार होता है, क्षार। तो ये क्षार हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 7 से ज़्यादा 14 में है, तो 14 आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्षारक पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भी क्रिया हो रही है बच्चों यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि AgBr रखा हुआ था। ठीक है, तो ये आप चित्र से अपना देखिएगा तो यहाँ पे वियोजन हो रहा था। क्या हो रहा था? वियोजन। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? वियोजन, बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछता है कि भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सा जैव प्रक्रम ऊपर क्या बोलते हैं उत्तरदायी है। तो देखो, पोषण में होता है कि खानों का आप लोग जो खाते हो पोषण होता है, शोषण में उसका टूटना होता है, जो भी खाना खाते हो उससे ऊर्जा निकलती है, शोषण होता है, उत्सर्जन में उसको त्यागा जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। लेकिन भोजन का एक जगह से दूसरे जगह खून के द्वारा चलता है बच्चों, तो खून के द्वारा कहाँ से जाता है? संवहन के द्वारा चलता है, तो उसको संवहन कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 26 का डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए हम 27 नंबर में चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिए, जल भी लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लगता है, क्लोरोप्लास्ट भी लगता है, उसे हरित लौह भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है बच्चों? तो मनुष्य में देखिए सब पोषण नहीं होता है। सब पोषण देखिए किस में होता है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझिएगा। 28 नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मनुष्य में याद रखिए कि आप लोग, मैं पहले पोषण बता देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमीबा का भी आया था, हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर दे। तो पोषण के बारे में मैं सोच रहा था कि पूरा मतलब कि अच्छे से बता दूं आपको। देखिए, दो तरह का पोषण होता है बच्चों, सब पोषण, ध्यान से समझ लेना, सब पोषण और पर पोषण। ठीक है, तो सब पोषण किस में होता है? सब पोषण जो अपना खाना स्वयं संश्लेषित कर लेते हो, खुद बना लेते हो, तो ये हरे पेड़ पौधे इसमें आएंगे सब पोषण में। अब पर पोषण ध्यान से देखना, पर पोषण क्या है? तो पर पोषण होता है जो कि भोजन के लिए, पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए। पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है मृत जीवी। तो मृत जीवी क्या होता है बच्चों कि जो मृत जीवों या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उससे संश्लेषित कर लेते हैं कुछ कार्बनिक अपने कार्बनिक पदार्थों के द्वारा, तो उसको मृत जीवी बोलते हैं। इतना याद रखिए कि जो मृत पेड़ पौधे या जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा कवक, और कवक याद रखिए। ठीक है, कवक और बैक्टीरिया भी होता है, कवक बैक्टीरिया कोमा देके, तो ये मृत जीवी का उदाहरण हो गया। ये पहला बता दिया मैंने परजीवी का तरीका, परपोषी का। परपोषी का दूसरा तरीका है परजीवी। परजीवी भी इसी का दूसरा तरीका है परपोषी का। परजीवी में क्या होता है बच्चों कि जो किसी प्राणी या किसी भी अन्य जो पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपर अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से, मतलब थोड़े दिनों के लिए या फिर हमेशा के लिए, उसके ऊपर उसका खाना जो बनाते, मतलब कि खाना उससे खींच लेते हैं और उससे अपना पेट भरते हैं। जैसे कि मच्छर हो गया बच्चों, मच्छर का आप लोग पता होगा खून चूसते हैं, तो ये उन्हीं परजीवी हैं, दूसरों पर आश्रित हैं और उसी पर से वो उनका खाना भोजन हो जाता है। तो ये हो गया आपका परजीवी। अब प्राणी समभोजी जो होता है बच्चों, प्राणी समभोजी, इसी में मनुष्य आएगा, मुझे बता दे रहा हूँ, और अमीबा भी। तो प्राणी समभोजी क्या होता है बच्चों कि जो आपका जो भोजन बनता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषित से जो भी तरीके से बनता है, जो भी खाना या फिर आप लोग जो खाते हैं, मीट मछली जो भी खाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग ठोस द्वारा, है ना, अपने आप ग्रहण करते हो कहीं से। ठीक है, तो ठोस द्वारा ग्रहण करना प्राणी समभोजी कहलाता है, जो कि पेड़ पौधों से बनाया हुआ खाना या फिर जीव जंतुओं को खाते हैं, लेकिन ठोस रूप में खाते हैं। ठीक है, तो प्राणी समभोजी इसका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन पूरा करेक्ट हो जाएगा। मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया कि परजीवी क्या है, मृत जीवी क्या है, प्राणी समभोजी क्या है, सबपोषी क्या है। तो अब आपको एकदम भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और सभी को शेयर जरूर कर देना। अब आगे देखो, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो 29 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, लाइपेज, है ना। तो 29 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सभी तरह के जितने भी पाचन के लिए एंजाइम मतलब कि उत्तरदायी हैं वो याद रखिएगा वसा के लिए, और भी जितना आपको बुक में दिया है देख लेना। ठीक है, आगे देखो, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में कहाँ टूटता है। तो देखो बच्चों, पायरुवेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बनता तो है तो कोशिका द्रव्य में, लेकिन टूटता कहाँ पे है। तो टूटता आपका कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग को याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में बनता जरूर है, लेकिन क्रेब्स चक्र में,
क्रेब्स चक्र जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उस चक्र के क्रिया के द्वारा ये CO2 प्लस H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में टूट जाता है, ठीक है, ATP। तो ये आपको तीनों वहाँ से बनता है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता होगा ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे पौधों का बात हो रहा है बच्चों, तो पौधों में किसके द्वारा होता है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही दिख रहा है, फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। अब आप लोग को मैं हर बार कमेंट करने के लिए देता हूँ कि एक चीज़ कमेंट करना है, तो आप लोग को कमेंट करना है कि जाइलम का क्या काम होता है पेड़ पौधों में। सभी बच्चों को कमेंट करना है। कोई भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ फालतू में देखने नहीं आए हो, मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। कमेंट करो तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चे देखते हैं और कितना पढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट करना है सबको, परीक्षा आपका सामने है। आगे देखो 30 सेकेंड मतलब कि 32 नंबर में पूछ रहा है किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो देखो बच्चे, अस्तित्व बनाए रखने के लिए तो अगर आप जनन नहीं करते तो भी आप जिंदा रहोगे, लेकिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आगे जाके आपके बाल बच्चे नहीं रहेंगे, या कोई भी पेड़ पौधा बात के मैंने अगर वो नहीं करेगा तो उसका आगे का अस्तित्व खत्म होने लगेगा। तो जनन उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार भी आ गया, 32 का सी हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ये देखो बच्चों, कोई भी पेड़ पौधा का पत्ता रहता है वहाँ से निकल जाता है कलिका और फिर वो टूट के फिर से नया बनता है। आपको बताया था ये कायिक प्रवर्धन होता है। मुकुलन में मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में, उसके बाद पुनरुद्भवन भी बता दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। तो आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कायिक मतलब काया से, मतलब शरीर से ही प्रवर्धन हो जाना, बढ़ के निकल जाना। प्रवर्धन मतलब बड़ा होना। तो हिंदी में ही बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है अगर आप हिंदी को अच्छे से समझते हो तो। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रकार को क्या कहते हैं बच्चों, 34 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंकुरन कहते हैं, ठीक है। 34 का सी। 35 में देखिए, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, तो 35 का आपका बी हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी में निषेचन होता है। तो बायोलॉजी आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं, बायोलॉजी पूरा याद करके ही जाना पड़ेगा। आगे देखिए, जल विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है, या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो ये आपका गलत है क्योंकि ये नवीकरणीय है, जल आपका नवीकरणीय है। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, नहीं होता है, तो ये भी सत्य नहीं है। आगे देखिए, इस संयंत्र में निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है, ये सही है क्योंकि जल विद्युत संयंत्र करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है और जिसके कारण वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है, तो नहीं, किसी भी तरह का प्रदूषण इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिए, 37 में पूछ रहा है कि सोलर सेल उपयोग की क्या सीमा है। तो 37 में देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें केवल बिछाने की जरूरत पड़ती है या अत्यधिक महंगा होता है। ये आपकी सबसे बड़ी सीमाएँ हैं, क्योंकि सौर सेल इसीलिए नहीं बैठाया जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। भले ही ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पर्यावरण के लिए, बाकी सभी तो अच्छी है। इसमें सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन यही आपका सीमा है। ये तो अच्छी बात है कि सुदूर क्षेत्रों में भी यूज किया जा सकता है। सीमाएं का मतलब होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कि कहानी, मतलब कि कमियाँ, तो कमियाँ ये है, अत्यधिक महंगा है। आगे देखो, पूछ रहा है नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं। तो यहाँ पे अगर लिमिटेशन पूछ रहा है नाभिकीय ऊर्जा का, तो आप लोग देख लीजिए सभी ऑप्शन को। 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न हो जाती है नाभिकीय ऊर्जा के समय में। आगे देख लो, 39 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा स्रोत का उपयोग पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखिए कि सभी तरह के जो भी आप लोग घर में यूज करते हैं सभी की कुछ कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले, अच्छा ऊर्जा स्रोत होने के लिए वो सस्ता होना चाहिए, आसानी से उसको हैंडल किया जा सके, उसका मतलब कि उसको आसानी से हैंडल कर सको, सेफ रहना चाहिए और पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन डी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध भी है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, ठीक है। बाकी में देखिए, कोयला में भी आपका पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पर्यावरण के लिए खराब ही है, लकड़ी भी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CNG में भी किसी तरह का आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही जाता है, तो LPG आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग किस में किया जाता है, तापीय विद्युत संयंत्र में, क्योंकि जल में मैंने बता दिया कि नहीं होता है, ठीक है, और नाभिकीय में भी नहीं होता, भूतापीय में भी नहीं होता है, तापीय वाला में यूज होता है, थर्मल पावर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने देखो बच्चों 40 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट कराया है और इस चैनल जैसा सोल्यूशन कोई बता नहीं रहा है, अच्छे से कराया जा रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब करो और सभी को शेयर जरूर करना हमारे वीडियो, ठीक है। शेयर करोगे तभी मुझे खुशी लगेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो इतना मेहनत है पहुँचेगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। और बाकी सेट का भी सोल्यूशन पेपर मैंने बता ही दिया है, तो वो लोग भी देख सकते हैं।
बाकी सब्जेक्ट का भी। और मैं बता दूं कि PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। PDF का टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ना एकदम जरूरी है, वहाँ से जुड़ जाइए और पहले वीडियो देखा कीजिए तब PDF। बहुत सारे बच्चे सिर्फ PDF मांग रहे हैं, वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो देखोगे तो 40 क्वेश्चन नहीं, आप 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे देता हूँ। अभी मैंने पोषण के बारे में ऐसी जानकारी दी कि 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं जानकारी देता हूँ ताकि 40 ने आपके 100-150 कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शेयर करना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और भी सेट का मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा धीरे धीरे। धन्यवाद।